नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना घर। विवेक, मैं अरुण को लेकर 20 फरवरी की रात को शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना हो रही हूँ। दोपहर तक लखनऊ पहुंच जाऊंगी। फोन पर सुधा की आवाज सुनकर विवेक समझ गया था कि सुधा अपने आंसू रोक नहीं पा रही है। अगर अकेले आने में परेशानी हो तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आऊं? विवेक का स्वर भी भीगा हुआ था। घर छोड़कर मैं गई थी, वापस भी मैं ही आऊंगी। बोलते बोलते आखिरकार सुधा रो ही पड़ी। फोन रखते ही विवेक ने नौकर से कहा, भाई परसों तुम्हारी मेम साहब आने वाली हैं। घर बहुत ज्यादा ही अस्त व्यस्त हो गया है। सारा सामान सहेज कर रख दो, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। खुशी से नौकर को समझाते समझाते विवेक मुस्कुरा दिया। पिछले 8 महीनों से वह अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। पत्नी वापस आ रही है, इस खबर से विवेक खुश तो था, पर उसे हैरानी भी हो रही थी। जिस तरह सुधा नाराज होकर मायके चली गई थी, विवेक को आशा ही नहीं थी कि वह अपनी इच्छा से घर लौटेगी। उसके शब्द अभी भी विवेक के दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। दिल्ली जैसे शहर में पापा का इतना बड़ा नर्सिंग होम है। पापा के बाद नर्सिंग होम हम दोनों को ही चलाना है। पापा के सपनों को साकार करना है। उनका बेटा नहीं है तो क्या तुम उनके बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो? तुम तो बस अपनी सरकारी नौकरी से ही चिपके रहना चाहते हो। सुधा झुंझला गई थी। मैं तुम्हारे पापा को अपने पिता समान ही आदर देता हूँ, उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार भी हूँ, पर डिग्री लेते समय मैंने शपथ ली थी कि आम आदमी का इलाज करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य होगा। बाबूजी माँ की कैंसर की बीमारी का इलाज इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि उनके सामने आर्थिक समस्याएं थी। वो दफ्तर में बाबू थे। वे पैसों की कमी के कारण माँ को बचा नहीं सके। उन्होंने बहुत समस्या झेली। वजीफों की बदौलत मैं पढ़ सका। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर जो लूट खसोट होती है उसमें मैं शामिल हो जाऊं। विवेक ने अपना निर्णय नहीं बदला था। अफसोस की बात है कि विवेक जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर अभी तक प्रोफेशनल नहीं बन पाया। सेवा भावना आश्चर्य होता है कि एक मैच्योर आदमी खोखले आदर्शों में विश्वास रखता है। विवेक के ससुर नारायण गुप्ता दामाद के निर्णय से निराश हो गए थे। दिल्ली के पॉश इलाके में जब उन्होंने गुप्ता नर्सिंग होम की नींव डाली तो सोच लिया था कि न केवल बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे बल्कि उसकी शादी भी किसी डॉक्टर से ही करेंगे। उनका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, उनके बाद बेटी दामाद नर्सिंग होम चलाएंगे। जब सुधा ने MBBS के अंतिम वर्ष के दौरान अपने से सीनियर विवेक से शादी करने की इच्छा व्यक्त की तो वे बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगा उनका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन विवेक ससुर जी की सोच पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। विवेक के आदर्श अक्सर सुधा को झुंझला देते और फिर एक दिन उसने अपना फैसला सुनाया। यदि तुम पापा के साथ सहयोग नहीं करना चाहते तो मत करो। मैं खुद पापा के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूंगी। बेटे अरुण को लेकर सुधा जो दिल्ली गई तो फिर नहीं लौटी। विवेक ने कई खत भेजे पर नाराज सुधा ने किसी भी खत का जवाब नहीं दिया। जब सुधा ने फोन पर विवेक को अपनी घर वापसी का शुभ समाचार दिया तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ।
सच तो यह है कि पिछले 8 महीनों में पापा के साथ उनके नर्सिंग होम में काम करके जो कुछ उसने देखा, अनुभव किया, उससे उसका हृदय कांप गया था। वह सोचती, काश मैंने खुद डॉक्टर की डिग्री ना ली होती। अब वह कभी नहीं कह पाएगी कि उसके पापा अपने नर्सिंग होम में मरीजों का इलाज करते हैं। वे तो इलाज के नाम पर केवल धंधा करते हैं। भले ही सरकारी डॉक्टर के रूप में उसका पति बंधी बंधाई तनख्वाह लाता है, पर वह इलाज के रूप में धंधा तो नहीं करता। उसके पिता ने नर्सिंग होम के प्रथम तल पर महिला रोगियों के लिए चिकित्सा कक्ष बनाया था। ये है लेडी डॉक्टर विनीता शर्मा। बेटी, इनके साथ रहकर काम करो। इनके साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ ही समय में वह समझ गई कि महिलाओं की चिकित्सा के नाम से बोर्ड पर टंगी यह तख्ती सिर्फ दिखावा मात्र है। दरअसल इसकी आड़ में भ्रूण परीक्षण का धंधा हो रहा है। उस दिन लेडी डॉक्टर ने एक महिला का 5 महीने का गर्भ गिरा दिया। उसके पति नहीं चाहते थे कि लड़की का जन्म हो। दीदी, आपने उसका 5 महीने का गर्भ गिरा दिया। यदि उसे कुछ हो जाता तो 5 महीने का गर्भ गिरवाने से उस महिला की जान भी जा सकती थी। पूछते हुए उसके होठ कपकपा गए थे। गर्भपात महिला की सहमति से हुआ है। सहमति पत्र पर महिला के हस्ताक्षर हैं। हम सुरक्षित स्थिति में हैं। लेडी डॉक्टर मुस्कुरा दी। दीदी, कोई औरत नासमझ हो सकती है, पर डॉक्टर को तो समझना चाहिए कि गर्भपात से उसकी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं। सुधा ने हैरानी से पूछा। मैडम, हम प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। आपके पापा भी, मैं भी, और अब तुम्हें भी प्रोफेशनल बनना होगा। लेडी डॉक्टर खिलखिला दी। सुधा को उनकी हंसी अजीब सी लगी थी। वह सोच रही थी कि क्या प्रोफेशनल का मतलब हार्टलेस हो जाना है। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। रोज कई कुंवारी लड़कियों का गर्भपात होता और पापा को हजारों रुपए मिलते। ऊपर से ये कहा जाता कि गर्भपात लड़की की सहमति से होता है। लेकिन सुधा को ये दलील बड़ी अजीब लगती। युवा अवस्था की दहलीज पर खड़ी कच्ची उम्र की ये किशोरियां क्या सहमति का अर्थ समझती हैं? वे तो बस मौत के दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर देती हैं। पापा हमेशा कहते, सुधा मेरी बेटी ही नहीं, बेटा भी है। इसका आगमन मेरे लिए शुभ रहा है। और अब जब पापा की असली तस्वीर उसके सामने आई तो उसका हृदय कांप गया था कि अभी तक पापा ने परिवार के लिए जो सुविधाएं जुटाई, क्या वह सब इस पाप की कमाई से हैं? उस दिन एक औरत अपने घायल पति को लेकर पापा के पास आई थी। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपये लगेंगे। आप 5,000 रुपये अभी जमा करवा दीजिए, पापा ने कहा। आप मेरे पति को दाखिल करके उनका ऑपरेशन कर दीजिए। मैं कल दफ्तर से लोन लेकर पैसों की व्यवस्था कर दूंगी। वह गिड़गिड़ा रही थी। रुपए आपको अभी जमा करवाने होंगे। पापा की आवाज में बेरुखी थी और वह निराश औरत अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे ले आई। उसने पापा को हमेशा अपना माना, लेकिन जब पापा की पैसा पाने की ऐसी हवस देखी तो उसके हृदय को बहुत गहरी चोट पहुंची। पापा जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। यह सब गैर कानूनी है। आप उन्हें समझाइए, उसने माँ से कहा। बेटी, आज के इस युग में संत बनकर नहीं जिया जा सकता है। पैसा और स्टेटस पाने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। इस महानगर में नर्सिंग होम खोलना व चलाना आसान काम नहीं है। तुम्हारे पापा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं।
माँ उसे बदली हुई नजर आ रही थी। वह हैरान थी कि क्या ये वही माँ है जिन्होंने उसे सादे जीवन और उच्च विचार की शिक्षा दी थी। बचपन में उसने तोता पाल रखा था। एक दिन तोते को चोट लग गई थी और खून बहने लगा तो माँ रोने लगी थी। जिस माँ की आंखें पक्षी को घायल देखकर भर आती थी, आज वह कितनी बदल गई है। उनके पति के नर्सिंग होम में कन्याओं के भ्रूण नष्ट होते हैं और वे इस पाप की कमाई को घर में आने वाली लक्ष्मी का नाम देती हैं। वह सोचने लगी, सुख सुविधा और पैसों की चाह इंसान को कितना बदल देती है। सुविधा भोगी जीवन जीने का आदी इंसान क्या इतना कठोर हृदय का हो जाता है। तभी तो माँ हर महीने मंदिरों में भेंट चढ़ाती है इस पाप की कमाई से। भरपूर पैसा घर में आ जरूर आए, पर इस पाप की कमाई में यदि बरकत होती तो फिर माँ डायबिटीज के कारण मीठा खाने के लिए क्यों तरसती। पापा को 2 बार हार्ट अटैक क्यों आता। उसका पति बंदी बंधाई तनख्वाह लाता है, पर चैन की नींद तो सोता है। गरीबों का इलाज करके दुआएं लेता है, पापा की तरह बद्दुआएं तो नहीं लेता। अब उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। पति से रूठकर वह खुद आई थी तो अब पति को मनाएगी भी वही। पापा बहुत नाराज हुए। दामाद जी तो नर्सिंग होम चलाने में मेरी सहायता नहीं करना चाहते और तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। पर अब उसका मायके से मोह भंग हो गया था। उसे समझ में आ गया कि उसके सीधे सच्चे भावुक पति का घर ही उसका अपना है। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने को आतुर थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।